वो यहाँ इस घर में सिर्फ इसीलिए तो आई थी कि उन दोनों को अलग करके आदित्य को अपना बना सके। आदित्य ने कार एक ढाबे पर रोकी नाश्ते के लिए। उसने 2 चाय ऑर्डर की और बाथरूम की तरफ चला गया। कनक ने प्लेट मंगवा ली और घर से लाया हुआ पोहा उसमें निकालने लगी। तभी टेबल पर रखा आदित्य का फ़ोन बजने लगा। पहले तो कनक ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब फ़ोन बार बार बजने लगा तो उसने फ़ोन पलटकर उसकी स्क्रीन पर नज़र डाली। आरोही की कॉल देखकर उसने फ़ोन वापस उसी तरफ रख दिया, लेकिन अब उसका मूड ख़राब हो चुका था। आदित्य वापस आया तो कनक किसी सोच में डूबी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी नज़र आ रही थी। उसे हैरानी हुई क्योंकि अभी तक तो वो नॉर्मल ही दिख रही थी। वो भी आकर चेयर पर बैठ गया तो कनक की भी तंद्रा टूटी। उसने पोहे की प्लेट आदित्य की तरफ बढ़ा दी। तुम्हें क्या हुआ? आदित्य ने पूछा तो कनक ने उसकी बात टालते हुए कहा, वो चाय ठंडी हो गई है, हम दूसरी मंगवाते हैं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आदित्य ने फिर से कहा तो कनक ने उसकी बात इग्नोर करते हुए कहा, पोहा ठंडा हो रहा है, जल्दी से खाइए, चाची ने बहुत ही टेस्टी बनाया है। फिर तुम क्यों नहीं खा रही? उसने कहा तो कनक ने अपने इमोशन छुपाने के लिए जल्दी से 1-2 चम्मच पोहा मुंह में डाला और खाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में खाने की वजह से उसे खांसी आने लगी। आदित्य ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया और उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा, जैसे उसकी हरकतों की वजह समझना चाहता हो। आदित्य कुछ कहता तभी उसका फ़ोन वापस बजा तो उसने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डाली। आरोही का नाम फ्लैश हो रहा था। वो सोचने लगा कि कॉल को रिसीव करे या नहीं, क्योंकि आरोही के नाम पर कनक का मूड और ख़राब हो जाता था और वो नहीं चाहता था कि आज कुछ भी ऐसा हो। फ़ोन बजकर बंद हो गया। तभी उसने ध्यान दिया कि उस पर पहले से आरोही के ढेर सारे मिस्ड कॉल और मैसेज पड़े हुए हैं। उसने कनक की तरफ नज़र उठाई। उसका ध्यान भी आदित्य के फ़ोन की स्क्रीन पर ही था। उसने आदित्य को जब अपनी तरफ देखते हुए पाया तो नज़रें घुमा ली। आदित्य को अब सारा माजरा समझ आ चुका था कि कनक के अजीब बिहेवियर की वजह क्या थी। उसने फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया और कनक की तरफ देखा, जिसका मूड अब पूरी तरह से ख़राब दिख रहा था। वो कनक से बात करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे ये सही जगह नहीं लगी। ढाबे पर इस समय बहुत से लोग थे और वो नहीं चाहता था कि कोई तमाशा हो, जो कि आरोही के नाम पर होना लाजमी था। कनक ने अपनी प्लेट टेबल पर रख दी और बिना कुछ कहे कार की तरफ चली गई। आदित्य ने भी बिल पे किया और उसके पीछे चला आया। जब तक वो आया कनक कार में बैठ गई थी। आदित्य ड्राइविंग सीट पर आया और जैसे ही कनक से कुछ कहना चाहा, कनक ने अपना चेहरा घुमा लिया और इसी के साथ आदित्य का फ़ोन एक बार फिर बज उठा। इस बार भी कॉल आरोही की थी। वो झल्ला उठा। उसने कॉल रिसीव की और तेज़ आवाज़ में कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो चुका है? बार बार पागलों की तरह कॉल क्यों कर रही हो? इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर सामने वाला कॉल रिसीव नहीं कर रहा है तो या तो बिज़ी है या फिर वो तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आदि, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि तुम कहाँ हो, क्योंकि मैंने ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि आज तुम वहाँ गए ही नहीं, आरोही ने कहा। तो आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों? तुम्हें क्यों जानना है कि मैं कहाँ हूँ? मैं तो आरोही ने कहा। तो आदित्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं अपने पर्सनल काम से बाहर आया हूँ। और बिना आरोही के जवाब की प्रतीक्षा किए फ़ोन कट करके कार स्टार्ट कर दी। आपने उसे बता क्यों नहीं दिया कि आप हमारे साथ हैं? हमारे सामने बात करने में शर्म आ रही थी या आरोही से डर लग रहा था? कनक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मतलब? आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, जबकि वो उसकी बात को अच्छे से समझ चुका था। मतलब ये कि अगर आपको आरोही के नाराज़ होने का डर है तो आप वापस जा सकते हैं, हम मैनेज कर लेंगे। कनक ने दूसरी तरफ देखकर कहा। वो अपने आंखों की नमी आदित्य को नहीं दिखाना चाहती थी। मैं क्यों डरूंगा किसी से? आदित्य ने वापस सवाल किया। वो भी चाहता था कि आज कनक अपने मन की बात कह दे। ओह, तो फिर शायद आपको हमारे सामने बात करने में शर्म आ रही होगी। कोई नहीं, आप कार रोकें, हम बाहर चले जाते हैं। आप आराम से बात कर लीजिए, वरना उसे किसी और से इस बात का पता चला तो बुरा लगेगा। ये भी हो सकता है वो आपसे नाराज़ ही हो जाए, कनक ने कहा और कार से बाहर निकलने लगी। आरोही अपने में गुम नीचे आ रही थी। उसे बुरा लगा था आदित्य ने जिस तरीके से उससे बात की थी। उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ उसे इस बात की थी कि वो कनक के साथ था। आरोही ने बचपन से सिर्फ उससे प्यार किया था। वो खूबसूरत थी, अच्छे घर की थी। कॉलेज से लेकर अब तक बहुत से लड़कों ने उसे प्रपोज़ किया था। उसके और आदित्य के कॉमन फ्रेंड देव ने तो कई बार उससे शादी के लिए पूछा था, लेकिन आरोही ने सबको इग्नोर करके आदित्य को चुना था। सिर्फ उससे प्यार किया था। उसे आदित्य के पैसे, उसके स्टेटस और उसके नाम की भी चाहत थी, लेकिन उसके प्यार में कभी कोई खोट नहीं था। उसका प्यार सच्चा था। इसलिए जब भी आदित्य उससे इस तरीके से बात करता था या फिर उसे अवॉइड करता था, उसे बहुत तकलीफ़ होती थी अपने ख्यालों में डूबे होने की वजह से।
उसे पता ही नहीं चला कि आगे से सीढ़ियाँ शुरू हो रही हैं। वो गिरने लगी, तभी किसी ने उसे संभाल लिया। इस इंसिडेंट से डर गई थी, इसलिए उसने खुद को संभालने वाले को ज़ोर से गले लगा लिया। माना कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, लेकिन मुझसे ऐसे भी तो ना चिपको, कोई देख लेगा तो बेवजह में बदनाम हो जाऊँगा। ललित ने शरारत से कहा तो आरई उससे झटके से अलग हुई और बोली, तुम? ललित ने उसे फिर से थाम लिया, क्योंकि झटके से अलग होने की वजह से वो फिर से गिरने लगी थी, और कहा, हाँ मैं? क्यों, तुम यहाँ सलमान खान को एक्सेप्ट कर रही थी क्या? वो तुम्हें बचाने आएगा। बकवास मत करो, आरोही ने कहा तो ललित ने अपने कान खुजाते हुए कहा, लगता है मेरे कानों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तभी तो तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो, लेकिन मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है। थैंक यू और तुम्हें बेकार के सपने मत देखो, आरोही ने एटीट्यूड से कहा तो ललित ने उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। आरोही ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? मैं गिर जाऊंगी तो गिर जाओ, मुझे एक बददिमाग लड़की की हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ललित ने अपने हाथ जेब में डालते हुए कहा तो आरोही ने जल्दी से अपनी हार मानते हुए कहा, अच्छा सॉरी, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे गिरने से बचाया। अब प्लीज़ पकड़ो मुझे, वरना मैं गिर जाऊंगी। ललित के होंठों पर स्माइल आ गई। उसने आरोही को थाम लिया और खड़ा करते हुए कहा, आगे से मुझसे तमीज़ से बात करना, क्योंकि तुम्हारे जैसे को मैनर्स सिखाना ललित कपूर को अच्छे से आता है। यह कहकर ललित ऊपर की तरफ बढ़ गया तो आरोही ने अपने पैर पटकते हुए कहा, यह बदतमीज़ लड़का वापस क्यों आ गया आखिर? क्या करूं, आपकी यादों ने इतना मजबूर कर दिया कि दूर नहीं रह पाया, आपसे वापस आना ही पड़ा। ललित की आवाज़ आई तो आरोही ने अपने पीछे देखा। वो भी सीढ़ियों के पास ही खड़ा था। आरोही ने उसे चिढ़कर देखा और नीचे चली गई। ललित की नज़रों ने कुछ देर उसका पीछा किया, फिर वो भी आगे बढ़ गया। वो यहाँ अंजलि, नील और विक्रम वंदना से मिलने आया था। कनक कार से नीचे उतरने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और वापस से सवाल किया, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इसमें आरोही क्यों नाराज़ होगी? अब आप किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरह अकेले समय बिताएंगे तो किसी भी लड़की को बुरा लगेगा जो आपसे प्यार करती है। कनक ने आखिर सीधे सीधे कह ही दिया। उसका गला ना चाहते हुए भी रुंध गया था। पहली बात तो मैं किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ हूँ, और अगर इस बात का बुरा किसी को लगता है तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, अपने छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लो, आरोही सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उससे प्यार नहीं करता। आदित्य ने भी बात क्लियर की। उसने अभी तक एक हाथ से कनक का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कनक को उसकी बात का यकीन नहीं आया था। उसने कहा, आपको हमसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मलिक, हम सब कुछ जानते हैं। आदित्य ने गाड़ी झटके से रोकी और बाहर निकल आया। ये सुनसान सा एरिया था। उसने कनक की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर निकाल लिया। उसने सोचा था कि वो आज की मीटिंग होने के बाद कनक से बात करेगा, लेकिन अब उसे पहले उसकी गलतफहमी को दूर कर लेना ही ठीक लगा। कनक उसके रिएक्शन पर हैरान थी। उसने घबराते हुए कहा, मिस्टर मलिक आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। आदित्य ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, हमें कोई बात नहीं करनी आपसे। कनक ने इनकार किया तो आदित्य को गुस्सा आ गया। उसने कहा, करनी पड़ेगी, मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस बेवजह के शक से। हम कोई शक नहीं कर रहे हैं, हमने जो देखा है महसूस किया है वही कहा है। कनक ने भी तेज़ आवाज़ में कहा, क्या देखा है ऐसा तुमने? ज़रा मैं भी तो सुनूं। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अब तक कनक को भी गुस्सा आ चुका था। उसने भी चीखते हुए कहा, क्या उस दिन आप हमें डिनर पर ले जाने का वादा करके आरोही के साथ पार्टी में नहीं गए थे, या आप उस दिन रेस्टोरेंट में नहीं थे? आरोही के हाथों में हाथ डाले। क्या आपने पहले भी सगाई से इनकार इसलिए नहीं किया था कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? और क्या सबूत चाहिए किसी को? सब कुछ अपनी आंखें से देखा है हमने। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है जो बेकार की बातों को रीज़न बनाकर तमाशा क्रिएट करने में लगी हो। आदित्य ने चिढ़कर कहा तो कनक चीख पड़ी, बेकार की बातें मिस्टर मलिक? सीरियसली आपको ये लगता है कि ये सब कुछ बेकार की बातें हैं? अगर आपके साथ ये सब होता ना, तब पता चलता कि कैसा फील होता है। अगर किसी के साथ कहीं आना जाना और उसका हाथ पकड़ लेना ही प्यार होता है ना मिसेज मलिक, तो फिर इसका तो यही मतलब होता है कि आप भी ललित से हद से ज़्यादा प्यार करती हैं। क्योंकि मैंने तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था, आप तो हर बात पर उसके गले लग जाती हैं। आदित्य ने टोंट मारते हुए अपना पॉइंट रखा। बकवास मत करिए मिस्टर मलिक, कनक चिढ़ गई। तो आदित्य ने हंसते हुए कहा, ओह, जब बात खुद पर आई तो बकवास हो गई। और इन्हीं बातों को उठाकर आप जब मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही थी, वो सब क्या था? कनक कुछ नहीं बोल पाई तो आदित्य ने फिर कहा, तुमने कभी इन सब बातों के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश की है? उस दिन ऑफिस से मैं घर ही आ रहा था तुम्हारे साथ डिनर पर जाने के लिए। जब आरोही के नंबर से किसी ने कॉल किया कि वो एक क्लब में है और बहुत नशे में है,
तब मुझे डिनर पर जाने से ज़्यादा ज़रूरी उसकी सेफली घर लाना लगा, क्योंकि वो हमारे घर में रहती थी और हमारी जिम्मेदारी थी। और रेस्टोरेंट में मैं एक मीटिंग के लिए गया था। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि मीटिंग म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ थी, आरोही के साथ नहीं। वो सडनली वहाँ आ गई थी और आप उसका हाथ थामे उससे चिपक कर बैठ गए थे। और मज़े की बात तो देखिए, वो म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर इंडिया होगा, इसलिए जब हम सब वहाँ गए तो वो नज़र ही नहीं आया हमें, है ना। कनक ने उसकी बात को बीच में काट दिया, टोंट करते हुए कहा। उसे अब भी आदित्य की बातें बहाने लग रही थी। आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो सकती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों को बोलते हुए भी जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। उसकी बातों में निराशा झलक रही थी। कनक ने उसकी तरफ देखा। वो उसको कभी ये सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि आदित्य उसके साथ मजबूरी में बंधे रिश्ते को निभाए। वो हमेशा से ही उसको खुश देखना चाहती थी, फिर चाहे इस खुशी के लिए उसे उससे दूर ही क्यों ना जाना पड़े। उसने धीरे से कहा, फिर क्यों आए हैं आप हमारे जैसी छोटी और गिरी सोच वाली लड़की के साथ? हमें छोड़ क्यों नहीं देते? दम घुटता है हमारा इस नाम के रिश्ते से। अगर इस तरह से और रहे ना हम तो मर जाएंगे। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। कनक की बातें उसके दिल पर किसी हथौड़े सी चोट कर रही थी। वो बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके लफ्ज़ जैसे ख़त्म हो गए थे। वो खामोशी से कनक को सुन रहा था। कनक ने फिर कहा, हम दोनों ही इस रिश्ते में मजबूरी में बंधे हैं, सिर्फ दादू की वजह से। अब वो ठीक है तो हमको भी अलग होने के बारे में सोचना चाहिए। क्या इस रिश्ते में रहना तुम्हारी मजबूरी है, वो भी सिर्फ दादू के लिए, और कोई वजह नहीं है? आदित्य ने बहुत मुश्किल से सवाल किया। कनक का गला भी रुंझ चुका था। उसने अपनी नज़रें चुराते हुए किसी तरह से अपनी तकलीफ़ को छुपाते हुए कहा, और क्या वजह हो सकती है? यही बात एक बार मेरी आंखों में देख कर कहो। आदित्य ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। तो कनक ने अपनी आंखें मींच ली। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। आदित्य ने उसके चेहरे पर अपनी नज़रें जमाए हुए कहा, ओपन योर आइज़ कनक। कनक ने झटके से अपनी आंखों को खोलकर उसकी तरफ देखा। आज पहली बार उसने अपने मुंह से कनक का नाम लिया था, वरना शादी से पहले उसको मिस भारद्वाज और शादी के बाद मिसेज मलिक कहता था। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। कनक उसको देखे जा रही थी। जब उसकी आवाज़ आई, बोलो कनक, क्या तुम्हें कभी भी प्यार नहीं हुआ मुझसे, शादी से पहले या शादी के बाद? आदित्य ने सवाल किया। हुआ है मिस्टर मलिक, एक बार नहीं बार बार प्यार हुआ है हमें आपसे। एक बार धोखा खाने के बाद भी हमें जब दोबारा प्यार हुआ तो वो भी आपसे ही, उस इंसान से जिसने कभी हमारे जज्बातों की कदर ही नहीं की। हम बचपन से ही प्यार के लिए तरसे थे। जब आपसे प्यार हुआ तब इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि कभी हम आपसे फिर मिलेंगे भी, लेकिन ना सिर्फ हम आपसे दोबारा मिले, बल्कि आपके ही घर में रहने आ गए। यहाँ सब ने हमें प्यार देकर हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी कर दी। आप अब भी हमसे दूर ही थे, लेकिन हम अपनी एक तरफा चाहत में भी खुश थे, क्योंकि आपको पाने की ख्वाहिश हमें कभी थी ही नहीं, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद थी कि आपको भी कभी हमसे प्यार होगा। आपको दूर से देखकर ही खुद को तसल्ली दे लेते थे। और फिर वो दिन आया जब माँ ने हमारा रिश्ता जोड़ दिया। शायद उन्होंने भी हमारी आंखों में आपके लिए चाहत देख ली थी। पता है, हम बहुत खुश थे, लेकिन अपनी बुरी किस्मत का डर अब भी सता रहा था। और आखिर हमारा डर सच हो ही गया। हमारी किस्मत ने एक बार फिर हमसे हमारी सारी खुशियाँ और ज़िंदगी जीने की वजह ही छीन ली। पहले तो लगा कि खुद को ख़त्म कर लें, फिर अपने पापा का ख्याल आया। हम नहीं चाहते थे कि कोई उनकी परवरिश पर सवाल उठाए और हमें कायर कहे। 2 साल लग गए हमें सब कुछ भूलने की कोशिश में। बहुत तड़पे थे इन 2 सालों में हम। हरदम ख्याल आता कि कहीं से आपकी बस एक झलक ही मिल जाती। पर हमने भी सोच लिया था कि अब कभी आपसे मिलेंगे भी नहीं। लेकिन कभी किसी का सोचा होता है क्या? भगवान को भी अभी हमारी और परीक्षा लेनी थी। भेज दिया हमें वापस आपकी ज़िंदगी में। आपको अंदाज़ा भी है मिस्टर मलिक, जिस इंसान से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, उसके साथ शादी जैसे अटूट बंधन में बंधने के बाद भी उससे ख़ुद को दूर रखने में कितनी तकलीफ़ होती है, आप कभी नहीं समझ सकते। वो दर्द जो आपकी बातों ने हमें दिया है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मिस्टर मलिक, लेकिन अब बस बहुत हो गया। हम अब अपने प्यार की ओर बेइज्जती नहीं होने देंगे। कनक ने दिल ही दिल में कहा और अपने घुटनों पर गिरकर सिसक पड़ी। आदित्य खामोशी से उसे देखता रहा, फिर कहा, जवाब दो कनक, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कनक खुद का वजूद संभालते हुए खड़ी हुई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, हमें आपसे कोई प्यार नहीं है। आप खुद ही सोच लीजिए, क्यों करेंगे हम उस इंसान से प्यार जिसने सिर्फ हमेशा हमारा दिल दुखाया हो, हमारी फीलिंग्स के साथ खेला हो। मैं बहुत मजबूर था, चाहकर भी कभी तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रह पाया।
आदित्य ने जैसे ही कहना शुरू किया, कनक ने उसकी बातें ख़त्म होने से पहले ही कहा, हमारे साथ अच्छे से बिहेव करने पर आपको आरोही की नाराज़गी का डर था, है ना? ये आरोही कहाँ से आ गई हमारे बीच में फिर से, और तुम्हें इस नाम की रट क्यों लगा रखी है? आदित्य झल्ला गया था एक बार फिर आरोही के नाम के जिक्र पर, क्योंकि वो है हमारे बीच में हमेशा से, उसका नाम तो फिर आएगा ही ना। बार बार कनक ने कहा तो आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा वो कैसे? आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और हमने भी तो। कनक ने जैसे ही कहा तो आदित्य ने बीच में उसे रोक दिया और कहा, किसने कहा तुमसे कि मैं आरोही से प्यार करता हूँ? आदित्य ने पूछा तो कनक ने जवाब दिया कि उसे आरोही ने बताया। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, उसने कहा और तुमने मान लिया? ना मानने की कोई वजह भी तो नहीं है ना। कनक की बात पर वो बुरी तरह चिढ़ गया। उसने गुस्से में कनक को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कभी मैंने ये कहा कि मुझे उससे प्यार है, या फिर मेरे किसी स्टूपिड से बिहेवियर से? तुमने खुद ही इसका अंदाज़ा लगाकर एक कहानी बना ली कि मैं उससे प्यार करता हूँ। कनक को अब भी कोई जवाब नहीं सूझा, क्योंकि सच तो यही था कि आदित्य ने कभी भी नहीं कहा था कि वो आरोही से प्यार करता है। वो कुछ देर तक खामोश उसे देखती रही, फिर बोली, आपने कभी उसकी बातों से इनकार भी तो नहीं किया ना? उसकी बात पूरी नहीं हो पाई क्योंकि आदित्य ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। कनक को उससे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वो जम गई थी इस एहसास से। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आदित्य उससे अलग हुआ और कहा, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है, और वो आरोही नहीं, तुम हो। आखिर आज उसने अपने दिल की बात कह ही दी। कनक अब भी किसी सदमे की स्थिति में थी। उसे अब ना कुछ सुनाई पड़ रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। वो एकटक उसे देखे जा रही थी, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि ये जो उसने किया ये सच है या सिर्फ उसका एक भ्रम। आदित्य ने उसके चेहरे को थाम लिया और बहुत प्यार से अपनी सर्द आवाज़ में कहा, मिसेस कनक आदित्य सिंह मलिक, यही सच है। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है हमेशा से। प्लीज़ मिस्टर मलिक, आप हम पे चिल्ला लीजिए, हमें ताने दे लीजिए, लेकिन प्लीज़ ये मजाक मत करिए हमसे। नहीं सहा जाएगा ये झूठ। कनक रो पड़ी थी। वो नहीं सुनना चाहती थी ये सब बातें। अब जब उसने उससे दूर जाने के लिए अपने दिल को पूरी तरह से समझा लिया था, पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर डर सा दिखने लगा था। ना तो झूठ है और ना ही कोई मजाक। मैंने जो भी कहा उसका एक एक लफ्ज़ सच है। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की। वो हैरान था कि उसके इतने साफ लफ्ज़ों में कहने के बाद भी कनक को उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। उन्होंने यही तो कहा था। कनक ने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा। उसके दिमाग में किसी की बातें और कुछ तस्वीरें घूमने लगी थी। आदित्य ने उसके चेहरे का उड़ा रंग देखा तो हैरत से पूछा, किसने और क्या कहा था तुमसे? कनक को याद आया कि शादी के बाद जब आदित्य कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, कनक उसे बहुत मिस करती थी। कमरे में मौजूद हर चीज़ उसे आदित्य की याद दिलाती थी। उन दोनों में कोई बात भले ही ना होती थी, लेकिन फिर भी वो उसे सुबह शाम देख तो सकती थी ना। वो इसी में खुश थी, लेकिन अब उसके बाहर जाने से वो इसके लिए भी तरस गई थी। इन्हीं दिनों सावित्री देवी मलिक मैंशन में आई थी। वो पहले भी कनक से चिढ़ती थी, लेकिन अब तो उसके काम में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे सुनाने लगती थी। सबको पता था कि वो बस मौके ढूंढती रहती हैं कनक को परेशान करने के लिए। सबको बहुत बुरा लगता था और गुस्सा भी आता था उसकी बातों से, लेकिन सिर्फ मानसी बुआ के लिए सब उनकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन कनक दादू को दवाई देकर अपने कमरे की तरफ आ रही थी। बाकी सब भी अपने कमरों में चले गए थे। सावित्री देवी ने अचानक से उसे आवाज़ देकर रोक लिया। कनक ने हैरानी से उनको देखा। आखिर उन्हें उससे क्या बात करनी थी, वो यही सोच रही थी। तब तक सावित्री देवी उसके पास चली आई। उन्होंने उसकी तरफ एक लिफाफा फेंक कर उसे खोलकर देखने को कहा। कनक ने उसे खोलकर देखा तो उसमें आरोही और आदित्य की तस्वीरें थी। दोनों उन तस्वीरों में बहुत क्लोज नजर आ रहे थे। लिफाफा तस्वीरों के साथ ही उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। आंखें आंसुओं की वजह से धुंधली हो गई। उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, यह सच नहीं हो सकता है। सावित्री देवी ने कहा, यही सच है लड़की, अपनी आंखें खोलकर गौर से देखो इन सबको। हम जानते हैं वो ऐसे नहीं है, कनक ने विश्वास के साथ कहा। तो सावित्री देवी हंस पड़ी, कितना जानती हो उन्हें तुम? हम उन्हें बचपन से जानते हैं। वो और आरू हमेशा से एक साथ रहे हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर ज़िंदगी का हर लम्हा लगभग साथ ही जिया है। तुमने क्या सोचा तुम्हारी जैसी कल की आई लड़की आदित्य का दिल जीत लेगी? अगर ऐसा होता तो वह पहले तुमसे सगाई फिर इस शादी से इनकार क्यों करते? ये तुम्हारा ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा जब तक अनुराग जी ठीक नहीं हो जाते। तब तक तुम भी खेल लो ये शादी शादी वाला खेल। फिर तो उन्हें लौटकर अपने बचपन की प्यार हमारी लाड़ों के पास ही आना है। कनक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
उसके कानों में सावित्री देवी की बातें गूंज रही थी और वो एकटक उन फोटोग्राफ्स को देखे जा रही थी। सावित्री देवी ने कहा, इन फोटो से तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि लाडो और उनका रिश्ता कितना गहरा है। सिर्फ अनुराग जी की इच्छा की वजह से ही तुम यहाँ हो। जब तक ये ड्रामा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तुम भी सुख उठा लो इस घर की बहू और आदित्य की पत्नी होने का। हो सकता है कभी उनका दिल भी तुम्हारी खूबसूरती से पिघल जाए तो उसे तुम्हारे करीब जाने की इच्छा ज़रूर होगी। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आखिर नौजवान खून है, यही तो समय है ज़िंदगी के मज़े लूटने का। इतना तो हम जानते ही हैं, तुम्हें भी इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम जैसी लड़कियों को आता ही क्या है अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर अमीर लड़कों से अपना काम निकलवाना। यह कहकर वो चली गई। आदित्य उसका पति था, कुछ भी गलत नहीं था अगर वो कभी उसके करीब आना चाहे तो। लेकिन सावित्री देवी ने जिस तरीके से ये सब कहा, कनक को उनकी बातें किसी शूल की तरह चुभी थी। उसे उनकी गंदी सोच पर घिन आने लगी थी। उसने एक बार फिर उन तस्वीरों पर नज़र डाली। उसका दिल बैठ गया था उनको देखकर। अपने रिश्ते के सुधारने की जो रही सही उम्मीद थी वो भी आज ख़त्म हो गई थी। सावित्री जी की बातें कुछ हद तक सही भी थी। ये तो सच था कि यह शादी आदित्य की मजबूरी थी और वो उसकी अनचाही पत्नी थी। ये बातें उसके जहन से कभी निकल ही नहीं पाई। सावित्री देवी ने उसके दिमाग में जो शक का बीज बोया था वो आरोही के मलिक मैंशन में आने के बाद दिन ब दिन बढ़ता ही गया। कनक जब भी कभी किसी वजह से आदित्य के करीब आई थी, उन पलों में आदित्य का उससे दूर भागना और आए दिन आरोही के साथ दिखना, ये सब कनक के शक को यकीन में बदलता चला गया। उसे यकीन हो चुका था कि वो आरोही से प्यार करता है। यही वजह थी कि आज जब आदित्य ने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो कनक को उसकी बातों पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि जिस इंसान ने शादी के बाद आज तक उसे अपनी पत्नी माना ही नहीं था, ये तक कह दिया था कि कनक ने उसके नाम, पैसे और स्टेटस के लिए उसकी बीवी बनना स्वीकार किया था। अचानक से उसे अपनी उस बीवी से प्यार कैसे हो गया था? क्या बदल गया था? अब वो भी वही थी और उनकी शादी भी। उसके दिमाग में अब सावित्री देवी के वो लफ्ज़ घूमने लगे थे। हो सकता है कभी उनका दिल भी तुम्हारी खूबसूरती से पिघल जाए तो उन्हें तुम्हारे करीब आने की इच्छा ज़रूर होगी। आदित्य ने जिस तरह से अचानक से उसे किस किया, कनक को उनकी बातें सच लगने लगी। उसके सोचने समझने की सारी शक्ति अब जवाब दे गई थी। क्या सोचने लगी तुम? आदित्य ने उसे किसी सोच में डूबे देखा तो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। कनक अपनी सोच से बाहर आई। उसने कहा, आरोही की नानी ने कहा था कि आज नहीं तो कल आपको हमारे करीब आने की इच्छा ज़रूर होगी, लेकिन हमें आप पर यकीन था। हमें नहीं पता था आप उसके लिए प्यार का झूठा खेल खेलने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। लेकिन अगर आप हमें और लड़कियों की तरह समझ रहे हैं जो आपके पैसे और चार्म से इम्प्रेस होकर या फिर आपकी इन बातों पर यकीन करके अपने आप को आपको सौंप देंगी, तो ये आपकी भूल है मिस्टर मलिक। हम असलियत जानते हैं। ये जानते हैं आपके दिल में सिर्फ आरोही है, हम नहीं। क्या बक रही हो तुम? तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है? आदित्य ने गुस्से में पूछा, लेकिन कनक उसकी बातों को अनसुना करके बोलती रही। अगर आपको हमसे कुछ भी चाहिए तो ऐसे ही बोल दीजिए। हम बीवी हैं आपकी, आपका तो हम पर और हमारे शरीर पर हक है। बस ये प्यार करने का झूठा दावा मत करिए। कनक ने रोते हुए नफरत से कहा। उसके दिमाग पर पूरी तरह से सावित्री देवी और आरोही की बातों ने कब्जा कर लिया था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कह क्या रही है और इसका अंजाम क्या होने वाला था। आदित्य उसकी बातों पर शॉक्ड रह गया था। क्या वो उसको इतना गिरा हुआ इंसान समझ रही थी जो उसके करीब जाने के लिए उससे प्यार करने का दावा करेगा? इतने दिनों में वो उसका इतना भी नहीं जान पाई थी। उसने खुद को कंट्रोल करने का असफल प्रयास किया, लेकिन फिर कनक को कंधों से पकड़कर झकझोर दिया। आर यू लॉस्टेड? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने अभी क्या कहा है? अगर मुझे तुम्हारे करीब ही आना होता तो तुमसे इजहार करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब तुम भी मुझको और ख़ुद को रोक नहीं पाती अपनी हद से आगे बढ़ने से। उस समय मैंने हम दोनों को बहकने से रोका था। आदित्य ने उसे याद दिलाया। उसकी बातों से कनक को अपना बहकना याद आ गया था। सच ही तो कह रहा था वो। उस टाइम अगर वो चाहता तो कनक का फ़ायदा उठा सकता था, क्योंकि उसने तो अपने आप को लगभग उसे सौंप ही दिया था। लेकिन हर बार उसने उसकी मर्यादा का मान रखा था। फिर भी वो कैसे उस इंसान पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा सकती थी? उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। आदित्य ने उसके चेहरे के भाव देखे तो उसे झटके से छोड़ दिया और दूसरी तरफ घूम गया। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियों को कस लिया था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें अपनी बेइज्जती की वजह से लाल हो चुकी थी। उसे कनक के लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो आज बहुत कुछ कहना चाहता था, इसलिए तो वो उसको अपने साथ लेकर आया था, लेकिन अब उसने ये इरादा छोड़ दिया था। आदित्य सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने करैक्टर पर एक भी सवाल नहीं। कनक को भी अब तक होश आ चुका था।
उसे बुरा लगने लगा था। आज अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने बहुत कुछ कह दिया था, जबकि इतना तो वो जानती थी कि उसने कभी उसे गलत इंटेंशन से छुआ भी नहीं था। जबकि वो उसकी पत्नी थी, उसे अब अपनी बातों का पछतावा होने लगा था। वो माफ़ी मांगने आगे बढ़ी, तभी आदित्य का फ़ोन बजने लगा। उसने एक गहरी सांस छोड़कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और कॉल रिसीव की। सामने शायद कुछ ऐसा कहा गया था कि उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। कनक ने उसे ऐसे देखा तो वो भी घबरा गई। क्या बात है मिस्टर मलिक? कनक ने पूछा तो आदित्य ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, दादू की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। कनक भी परेशान हो गई। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और आदित्य ने गाड़ी रिवर्स ले ली। कनक अपने रूम में बैठी थी। वो अभी अभी हॉस्पिटल से घर लौटी थी। दादू लगभग 10 दिनों बाद घर आने वाले थे। इतने दिनों से वो हॉस्पिटल में ही थे। उन्हें फिर से अटैक आया था। हालांकि उन्होंने एडमिट होने के दूसरे दिन से ही घर आने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन इस बार आदित्य के आगे उनकी एक नहीं चली। अब जब वो पूरी तरह से ठीक थे तो कल उन्हें घर लाया जाना था। आदित्य कमरे में आया। उसने एक नज़र कनक को देखा और फिर उसे इग्नोर करके स्टडी रूम में चला गया। उस दिन के झगड़े के बाद से उन दोनों में कोई बात नहीं हो पाई थी। आदित्य ने तो कमरे में भी आना छोड़ दिया था। शायद कनक की बात उसके दिल पर लगी थी। कनक ने भी उसे जाते हुए देखा। वो जानती थी कि दादू की हेल्थ को लेकर आदित्य बहुत परेशान है। वो उससे बात करना चाहती थी, उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, बात करके उसका दुख, उसकी तकलीफ़ बांटना चाहती थी। उनका रिश्ता पहले भी इतना सहज नहीं था। ऊपर से उस दिन उसने अपने गुस्से में आकर जो कुछ भी कहा था, उसने उनके बीच एक अदृश्य दीवार सी खड़ी कर दी थी। वो शायद इतनी आसानी से नहीं हटने वाली थी, इसलिए अब वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी, जब दादू ठीक हो जाएंगे तो वो आदित्य से अपनी बातों के लिए माफ़ी मांग सके। आदित्य लगभग आधे घंटे बाद स्टडी रूम से बाहर आया। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसने अनुराग जी की बीमारी को ध्यान में रखते हुए इटली जाने का इरादा ड्रॉप कर दिया तो राजेंद्र जी ने अपने डॉक्टर दोस्त को दिल्ली ही बुला लिया था। उन्होंने आदित्य को जल्द से जल्द सर्जरी की सलाह दी थी। वो कनक के लिए ठीक होना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बातों से उसे जो तकलीफ़ पहुंचाई थी, उसकी अब जीने की इच्छा ही जैसे ख़त्म हो गई थी। लेकिन राजेंद्र जी ने दीपिका जी और दादू का वास्ता देकर उसे सर्जरी के लिए मना लिया था। सर्जरी के लिए जाने से पहले वो घर वालों को सब कुछ बताना चाहता था। ये काम उसे पहले ही कर देना चाहिए था, मगर इन दिनों जो हालात थे वो सब घर वालों पर बहुत भारी थे। वो किसी को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अब मेन टाइम पर उसे सबको इस बारे में बताना था। उसे पता था सबको उसके बारे में जब पता चलेगा तो उनके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी उसे ये करना ही था दादू की घर वापसी से पहले, क्योंकि दादू के सामने ये बात करके वो उनकी हेल्थ का रिस्क नहीं ले सकता था। लेकिन उससे भी पहले उससे कनक से बात करनी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीमारी के बारे में जानकर कनक को उससे हमदर्दी हो जाए और वो उसके पास रुकने के लिए मजबूर हो। कनक ने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो बात की शुरुआत करने के उद्देश्य से उसकी ओर जाने लगी। आज कई दिनों बाद उसको उससे बात करने का मौका मिला था। क्या हुआ मिस्टर मलिक, आप किस सोच में डूबे हैं? आदित्य ने उसका सवाल सुना तो उसने भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसके हाथों में कुछ पेपर्स थमा दिए। कनक ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसने हैरत से पूछा, क्या है इसमें मिस्टर मलिक? तुम्हारी आज़ादी, आदित्य ने बहुत आराम से कहा। कनक को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। वो उसको ही देख रही थी। आदित्य ने अपनी आंखों से इशारा करके उन पेपर्स को पढ़ने को कहा तो कनक ने पेपर्स को खोला। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। उसकी हालत ख़राब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से ये शब्द निकले, डिवोर्स? यही तो तुम चाहती थी ना। अब इन पे साइन करो और मेरे जैसे करेक्टरलेस, घटिया, पत्थर दिल इंसान के साथ शादी के बंधन से आज़ाद हो जाओ। दादू और घर वालों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मैं उन्हें संभाल लूँगा। और हाँ, हो सके तो दादू के आने से पहले ही चली जाना या फिर कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लेना यहाँ से जाने के लिए। मैं नहीं चाहता अब उन्हें कोई परेशानी हो। आदित्य ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया, जिसे अगर वो एक पल को भी रुका तो फिर उससे ये बोला नहीं जाएगा, और बिना कनक की तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में अब नमी आ चुकी थी और वो कनक को अपनी तकलीफ़ नहीं दिखाना चाहता था और ना ही उसे खुद से दूर जाते देख सकता था। कनक शॉक्ड की स्थिति में खड़ी थी। उसे एहसास था कि उस दिन उसने बहुत बड़ी गलती की थी, आदित्य को हर्ट कर दिया था। लेकिन उसकी उस गलती के लिए वो उसे डिवोर्स दे देगा, उसको इसका अंदाज़ा नहीं था। डिवोर्स बहुत बड़ी सज़ा थी उसकी उस एक गलती की। वो उससे दूर जाना चाहती थी आदित्य की खुशी के लिए,
लेकिन आदित्य सिंह मलिक की पत्नी बनकर ही वो नहीं चाहती थी कि उसके नाम का सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने का अधिकार उससे छीन जाए। उसकी बस यही तमन्ना थी कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी सुहागन बनकर रहे, फिर चाहे आदित्य किसी के भी साथ रहे। वो उसे इन निशानियों के रूप में खुद से जोड़े रखना चाहती थी। ज़िंदगी में यही तो एक खुशी कनक ने कमाई थी, वो भी उससे दूर जाने वाली थी। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी, वो उसे तलाक नहीं देगी। अगर आदित्य को उससे परेशानी है, अगर वो उसे अपनी खुशियों में अड़चन लग रही है, तो वो आज ही ये घर छोड़ देगी, चली जाएगी सबसे दूर। लेकिन उसकी पत्नी बनकर ही कनक ने खुद से कहा और आदित्य से बात करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। आदित्य अब तक सीढ़ियाँ उतर चुका था, कनक भी किसी तरह गिरते पड़ते उतरी। वो आदित्य को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके बोलने की शक्ति पूरी तरह ख़त्म कर दी हो। आदित्य आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे कनक की नज़रों से ओझल हो गया। कनक बेबसी से उसे जाते हुए देखती रही और फिर धम से नीचे बैठ गई। आज सब कुछ उसे बिखरता हुआ नजर आ रहा था और अपनी मजबूरी पर रोना भी। बाकी घरवालों ने जब उसे ऐसे बदहवास वाली हालत में देखा तो घबरा गए। कनक बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? दीपिका जी ने उसकी तरफ आते हुए कहा। कनक कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ रोते हुए एकटक दरवाजे को देखे जा रही थी। सब उसकी कंडीशन पर डर गए थे। वंदना ने जल्दी से आदित्य का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन वो बंद आ रहा था। उनके पास अब अंजलि को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक वही थी जो कनक को इस हालत में संभाल सकती थी। कुछ ही देर में अंजलि वहां भागती हुई आई, उसके पीछे ही नील और विक्रम भी। शायद अंजलि ने उन्हें भी बुला लिया था। अंजलि ने कनक को ऐसे देखा तो उसका दिल भर आया। उसने कनक को गले लगा लिया और कहा, कनक क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है तू? कनक ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। शीतल जी ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा, पता नहीं, कुछ बोल ही नहीं रही, हम सब तो पूछ पूछ कर थक गए। नील ने कहा, ये इनके हाथ में क्या है? उसकी बात पर सबका ध्यान कनक के हाथों में मौजूद पेपर्स पर गया। अब तक सब कनक की हालत की वजह से बहुत परेशान थे, इसी वजह से शायद किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया था। विक्रम ने उसके हाथों से पेपर्स ले लिए और खोलकर देखा तो वो भी चौंक गया। ये तो डिवोर्स के पेपर्स हैं, उसने कहा तो सब हैरान रह गए। किसके डिवोर्स के पेपर्स? दीपिका जी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर गया था। विक्रम ने हताश होकर जवाब दिया, भाई कनक को डिवोर्स देना चाहते हैं। सभी घरवाले शॉक्ड हो गए थे। उन्हें अब कनक की इस हालत की वजह समझ आई थी। सबको पता था कि उनके बीच का रिश्ता अभी नॉर्मल पति पत्नी जैसा नहीं है, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि नौबत तलाक तक आ जाएगी। वो सब तो उनके रिश्ते के सुधरने की उम्मीद लगाए बैठे थे। दिमाग ख़राब हो गया उनका। जब भी हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, वो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर ही देते हैं। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई कनक को तलाक के पेपर्स देने की? आज तक इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। शादी को बच्चों का खेल समझ रखा है उन्होंने, अनिरुद्ध जी ने गुस्से में कहा। वो आज ऑफिस नहीं गए थे और अपने कमरे में ही कोई काम कर रहे थे। बाहर के शोर शराबे को सुनकर वो भी बाहर चले आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई तो कनक से इतना प्यार करते हैं, विक्रम ने अचानक से कहा। उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य ऐसा कोई कदम उठा सकता है। नील ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि हैरानी तो उसे भी बहुत थी। वो जानता था कि आदित्य कनक को अपनी जान से बढ़कर चाहता है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता था? आदित्य तो खुद ही कनक के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहता था। इसीलिए तो वो मीटिंग वाले दिन उसे अपने साथ लेकर गया था, ताकि उसे अपने दिल की बात बताकर अपने बीच की गलतफहमी को दूर कर सके। सबके साथ साथ कनक भी हैरान रह गई उन दोनों की बातों को सुनकर। उसे उस दिन आदित्य के साथ हुई अपनी बातें याद आई। उसने कनक के सामने जिस तरह से अपनी चाहत का इजहार किया था और उसे खुद पर यकीन दिलाने की कोशिश की थी, ये सब याद आते ही कनक का दिल भर आया। पहले तो उसकी आंखों से आंसू निकले, फिर अपनी बेवकूफ़ी पर उसे हंसी भी आ गई। सब ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। सब हमारी गलती है, हमने सब खराब कर दिया, हमारी गलती की यही सज़ा होनी चाहिए, कनक बड़बड़ाई। क्या हुआ था उस दिन कनक? क्या बातें हुई थी तुम दोनों के बीच? अंजलि ने कनक को बड़बड़ाते सुना तो उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा। कनक ने किस वाली बात को छोड़कर सब बातें बता दी। ये सबके लिए और भी बड़ी हैरानी वाली बात थी कि कनक जैसी लड़की किसी के बारे में ऐसा कुछ कह सकती है, वो भी अपने पति को, जबकि वो उससे कितना प्यार करती थी। ये सब जानते थे। नील ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। अंजलि ने परेशानी भरी आवाज़ में कनक से कहा, तूने बहुत बड़ी गलती की कनक। तू तो जानती है ना कि भाई अपने किरदार पर उठा कोई भी सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन सावित्री दादी की बातें हमारे दिमाग में ऐसी घूमने लगी थी कि गुस्से में हमारे मुंह से वो सब निकल गया। उन्होंने भी अचानक ही हमसे अपने प्यार का इजहार कर दिया।
तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन हमें तुरंत ही अपनी गलती का एहसास भी हो गया था और उसके बाद हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया। सीधा ये डिवोर्स पेपर हमें थमा दिया। कनक ने रोते हुए अपनी बात कही। भाभी, आपको भाई से ये सब नहीं कहना चाहिए था। कोई भी सिंसियर आदमी अपने कैरेक्टर पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो तो आदित्य सिंह मलिक हैं, सब जानते हैं कि भाई लड़कियों की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। वंदना ने कहा, माना कि इनसे गलती हो गई, लेकिन सारी गलती सिर्फ कनक की तो नहीं है। आदि को भी इनसे एक बार फिर से बात करनी चाहिए थी, बात को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। पति पत्नी में झगड़े तो होते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पर अगर सब डिवोर्स देने लग जाएं तो फिर हो चुकी शादी 7 जन्मों का बंधन। दीपिका जी ने वंदना से कहा, अगर उनकी खुशी इसी में है और हमारी गलती की यही सज़ा है तो हमें यह सज़ा मंजूर है, हम उन्हें डिवोर्स ज़रूर देंगे। कनक ने अचानक से फैसला करते हुए कहा। अंजलि ने गुस्से में उससे वो पेपर छीन कर कहा, बंद करो ये पागलपन कनक, अगर भाई ने गुस्से में आकर एक गलती की है तो तुम उस गलती को दोहरा रही हो। इस पर साइन करके तुम उन्हें मना सकती हो, उनका फैसला बदलवा सकती हो। तलाक लेने से कुछ सही नहीं होगा, बल्कि सब कुछ बिखर जाएगा। ना सिर्फ ये रिश्ता टूटेगा, बल्कि ये घर, भाई, तुम और हम सब टूट जाएंगे कनक। लेकिन जब वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते तो हम कैसे और क्या कर सकते हैं? कब तक वो इस अनचाही शादी और अनचाही पत्नी का बोझ मजबूरी में उठाएंगे? कनक ने हताशा से कहा। तो अंजलि ने उसकी तरफ देखा। सच में कनक, अब भी तुम्हें यही लगता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते और ये शादी उन पर बोझ है? कनक ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उसने कहा, भाई ने हम सबको कसम दी थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मुझे वो कसम तोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि तुमसे दूर रहने पर वैसे भी वो रोज़ तड़पेंगे और रोज़ मरेंगे। कम से कम मैं तुम्हें सब कुछ बताकर उन्हें खुशी देने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ये शादी भले ही अचानक से हो गई हो, लेकिन तुम उनकी अनचाही पत्नी नहीं हो। तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिसका ख्वाब उन्होंने देखा है और जिसे अपना बनाने की चाहत की है। अगर तुमने भाई से बेशुमार प्यार किया है ना कनक, तो उन्होंने भी तुम्हें उतनी ही शिद्दत से चाहा है, और वो भी आज से नहीं, तब से जब से वो तुमसे पहली बार मिले थे, जब उन्हें तुम्हारा नाम तक नहीं पता था। अंजलि की बात कनक के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। अंजलि ने उसे शुरू से लेकर सगाई से इनकार तक की सारी बात बता दी। कनक दमसादे सब सुन रही थी। इतना तो हम सब भी नहीं जानते थे कि वो इन्हें पसंद करते थे, इसलिए तो हमने कनक को अपनी बहू बनाने का फैसला किया था, लेकिन सगाई से इनकार की वजह हमें समझ नहीं आई। शीतल जी ने कहा। इस बार जवाब विक्रम ने दिया, क्योंकि उसी समय उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चला था। सब सुन रह गए उसके खुलासे पर। कैसी बीमारी, क्या हुआ है मेरे बेटे को? दीपिका जी ने घबरा कर पूछा। ये तो आपको वही बताएंगे मॉम, हम नहीं, बस इतना जान लीजिए कि वो मुश्किल में थे उस समय, बट अब सब प्रॉब्लम का इलाज मिल गया है। भगवान की इच्छा और आप सबकी दुआ रही तो बहुत जल्दी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नील ने उन्हें तसल्ली देने के साथ बात संभाल ली। वो इस सिचुएशन को और ख़राब नहीं करना चाहता था। भाई ने सगाई भले ही तोड़ दी, लेकिन कभी भी कनक का साथ नहीं छोड़ा। इसके इस घर को छोड़कर जाने के बाद भी बिना कनक को एहसास दिलाए वो हर समय इसके साथ खड़े रहे। कनक भले ही वहाँ खुद को अकेला महसूस करती रही हो, क्योंकि इसे तो पता भी नहीं था कि वो अकेली नहीं है। भाई को इसके पल पल की खबर रहती थी। विक्रम ने भी कनक के घर से जाने के बाद से लेकर आदित्य के हॉस्पिटल खरीदने तक की सारी बातें कह दी। कनक को सब समझ आया कि कैसे अचानक से हॉस्टल छोड़ने के बाद डॉक्टर कुणाल और उनकी पत्नी उसे मिल गए और उन्होंने उसे अपने हॉस्पिटल में जॉब के लिए ट्राई करने का ऑफ़र दे दिया था। कनक ने पूछा भी था कि उन्हें कैसे पता कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। तब उन्होंने उसे गोलमोल जवाब देकर समझा दिया था। कनक को वहाँ जॉब भी बहुत आसानी से मिल गई थी, जबकि उसे बाद में पता चला था कि उस हॉस्पिटल में जॉब के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। उसके बाद डॉक्टर कुणाल ने उसे घर भी बिना उसके कहे ही बहुत कम रेंट पर दिलवा दिया था, यह कहकर कि उनका एक फ्लैट बहुत दिनों से खाली पड़ा है, उसका कोई यूज़ हो जाएगा। वो और उनकी वाइफ दीपिका हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करते थे। क्यों उसे हमेशा इस बात का एहसास होता था कि जैसे कोई उस पर नज़र रख रहा है। क्यों जैसे ही वो किसी परेशानी में होती तुरंत ही उसे मदद मिल जाती किसी न किसी बहाने से। पहले तो उसने इन बातों को महज इत्तेफाक समझा था, लेकिन अब उसे सारी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसके आंसुओं में तेजी आ गई थी। जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया था, उसने तो उसे उससे भी बढ़कर चाहा था। वही बेवकूफ़ थी जो उसकी इस बेपनाह चाहत को समझ नहीं पाई। हमेशा उसका दिल दुखाती रही, जिसका नतीजा आज इन डिवोर्स पेपर्स के रूप में उसके सामने आया था। उसने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियाँ तबाह कर दी थी। उसका दिल तड़प उठा। उसने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और फूट फूट कर रो पड़ी।
प्लीज़ रोना बंद करो कनक, ये रोने का नहीं बल्कि बिगड़ी बातें संभालने का वक्त है। विक्रम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। अंजलि ने भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, बहुत चाहते हैं वो तुम्हें, प्लीज़ अब भी वक्त है, सब कुछ संभाल लो। इस रिश्ते को बिगड़ने मत दो कनक, वरना सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आप सब पहले ये तो सोचो कि करना क्या है, वंदना ने कहा तो सब सोच में पड़ गए। कनक अचानक से उठ खड़ी हुई, उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर जाने लगी तो दीपिका जी ने उसे टोका, कहाँ जा रही हैं आप? सब ठीक करने माँ, अब गलती हमने की है तो उसे सुधारना भी हमारी ही जिम्मेदारी है ना, कनक ने जल्दी से कहा और घर से निकलने लगी। ओ भाभी जी, ये तो पता कर लो आपके पतिदेव मिलेंगे कहाँ, इतनी बेकरारी भी ठीक नहीं है। नील ने आदत से मजबूर इस सिचुएशन में मजाक करते हुए कहा तो सब मुस्कुरा उठे। कनक भी अपनी हड़बड़ी पर शर्मा गई, उसने झेपते हुए कहा, जीजू ये बेकरारी अभी नहीं दिखाई तो फिर कभी नहीं दिखा पाएंगे। आप ले चलिए ना हमें अपने दोस्त के पास, आपको तो पता होगा ना कि वो कहाँ होंगे इस टाइम। नील ने उसकी रिक्वेस्ट सुनी तो मुस्कुराकर बाहर निकलते हुए कहा, ज़रूर चलिए, आपको ले चलूँ आपके पतिदेव के पास। नील बाहर चला गया तो कनक अपना दुपट्टा संभाले बाहर निकल गई। दीपिका जी ने मंदिर की तरफ मुँह कर अपने हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, बहुत परेशान कर लिया आपने मेरे बच्चों को, अब तो उन्हें उनकी खुशी दे दो, अब कोई और संकट ना आए उन पर। उनकी बात पर बाकी घरवालों ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। मन ही मन उन दोनों के लिए प्रार्थना करने लगे। आदित्य एक पार्क के कॉर्नर में लगे बेंच पर बैठा हुआ था। मौसम बहुत सुहाना सा था जिसकी वजह से वहाँ इस टाइम बहुत भीड़ थी। लोग अपनी फैमिली के साथ घूमते हुए मौसम को एंजॉय कर रहे थे। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन आज इतनी भीड़ में भी वो तन्हा सा महसूस कर रहा था। अपने अंदर के जिस खालीपन से बचने के लिए वो यहाँ इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला आया था, वो तो यहाँ आकर भी कम नहीं हो पाया था, बल्कि उसके दिल का दर्द और बढ़ गया था। हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसने कनक को आज डिवोर्स पेपर दे दिए थे साइन करने को, लेकिन वही जानता था उस समय उस पर क्या बीत रही थी। ऊपर से तो वो नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट चुका था। चाहे उसके और कनक के बीच कैसे भी हालात रहे हों, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो उसकी थी, उससे प्यार करती थी। लेकिन कनक ने उस दिन उसके इंटेंशन और उसके प्यार पर सवाल उठाकर उसका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया था। वो अपने और कनक के बीच सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन आज उसने ही अपने रिश्ते को तोड़ने की शुरुआत कर दी थी। उसका सिर फटा जा रहा था, ये सोचकर सीने में भी हल्का सा दर्द हो रहा था। उसने कभी खुद को इतना हारा हुआ और कमज़ोर महसूस नहीं किया था, लेकिन आज उसे खुद का वजूद बिखरता महसूस हो रहा था। उसे अपने गालों पर कुछ गीला सा महसूस हुआ तो उसने अपने हाथ की उंगलियों को वहाँ रखा। तब पता चला कि वो रो रहा है। वो अपने उंगलियों पर लगी आंसुओं की बूंदों को देखे जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे से कनक की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। आपका सच में कोई जवाब नहीं है मलिक साहब, पहले हमें रुलाया और अब खुद भी यहाँ बैठकर रो रहे हैं। कनक ने उसकी नम आंखों को देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे आए? आदित्य ने उससे सवाल किया तो कनक ने मुंह बनाकर जवाब दिया, वो हमें जीजू यहाँ छोड़ कर गए हैं। अब आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आप रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा, आँख में कुछ चला गया है, आदित्य ने अपने दिल को दर्द को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा और अपनी आंखें साफ कर ली। अच्छा देखें तो क्या चला गया? कनक उसकी तरफ बढ़ गई और उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में झांकने लगी। आदित्य 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि वो जानता था उसकी ज़रा सी नज़दीकी पर उसका गुस्सा पिघलने लगेगा। फिर भी क्या करे वो इस लड़की का जो उसके सब्र को आजमाती थी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा, उसने बेरुखी जताते हुए कहा। वो अब उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कनक अब उस पर और कोई बेतुका सा इल्ज़ाम लगाए और वो खुद पर कंट्रोल ना रख पाए। लगता है बहुत नाराज़गी है, अब भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, नाराज़ होना भी चाहिए इन्हें, हमने काम ही ऐसा किया है। कनक ने बड़बड़ाते हुए खुद से ही कहा, दिमाग तो नहीं ख़राब हो चुका है तुम्हारा? क्या बड़बड़ा रही हो तुम? लेकिन पहले ये बताओ कि यहाँ क्यों आई हो? उससे भी पहले ये कि तुमने साइन किए या नहीं उन पेपर्स पर? आदित्य ने एक साथ कई सवाल पूछ लिए। वो कनक की हरकतों से परेशान हो चुका था और उसके इस वक्त यहाँ होने की वजह जानना चाहता था। अरे ब्रेक भी लगाइए मलिक, क्वेश्चन मेल पर एक एक करके सवाल पूछिए ना, कनक ने उसे चुप कराते हुए प्यार से कहा। तो आदित्य उसे घूरने लगा, क्यों आई हो यहाँ? अब ये कैसा सवाल है भाई? हम यहाँ वही करने आए हैं जो आप कर रहे हैं। कनक ने आराम से कहा, ओह तो तुम यहाँ डिवोर्स की खुशी सेलिब्रेट करने आई हो, है ना? आदित्य ने तल्खी से कहा, क्योंकि कनक के चेहरे पर सुकून देखकर उसको हैरत हो रही थी। क्या सच में उससे अलग होकर वो इतनी ही खुश थी? यही सवाल आदित्य की तकलीफ़ को बढ़ा रहा था।
कनक ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। जब भी सोचेंगे तो उल्टा ही सोचेंगे। अरे हम यहाँ वॉक के लिए आए हैं, और ये बताइए ये भी कोई जगह है भला जहाँ सेलिब्रेशन हो? उसके लिए तो हम कहीं किसी क्लब या फिर आपके रेस्टोरेंट या पापा के होटल्स में जाएंगे, लेकिन अकेले अकेले नहीं, एक साथ में। ये कहकर कनक ने अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान सजा ली और आदित्य को देखा तो उसने अपनी नज़रें हटा ली। वो भी दोपहर में? सच में कोई पेंच ढीला है इसका? आदित्य ने उसकी बाकी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए धीरे से कहा। फिर कनक से पूछा, तुम्हें पूरी दिल्ली में यही एक जगह मिली है आने को जहां मैं हूं? अब जब आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक छोड़कर दोपहर में पार्क में आ सकते हैं आफ्टरनून वॉक करने, तो हम क्यों नहीं? आप जो करेंगे हमें भी वही करना पड़ेगा ना। आखिर हम आपकी अनुगामिनी जो हैं। और ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ आप ही आ सकते हैं यहाँ? कनक ने उसके बगल में आराम से बैठते हुए कहा। तुम अभी मुझे अकेला छोड़ने का क्या लोगी? प्लीज़ परेशान करना बंद करो मुझको, आदित्य ने चिढ़कर कहा और उसके पास से हटने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके दिल का दर्द उसके चेहरे पर ना दिखने लगे, जिसे कनक समझ ले। लेकिन कनक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फिर से उसके करीब खिसक आई। कुछ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम आपको अकेले छोड़ेंगे ही नहीं और ना ही आपको परेशान करना बंद करेंगे। हमसे शादी करके आपने ही हमको परेशान करते रहने का लाइसेंस दिया है। उसने मुस्कुराकर अपना मंगलसूत्र दिखाते हुए कहा। तुम्हें याद दिला दूं कि अब हम पति पत्नी नहीं हैं, डिवोर्स हो चुका है हमारा, आदित्य ने उसे याद दिलाया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कनक ये अजीबोगरीब बातें आखिर क्यों कर रही है। वो ऐसी हरकत जो उसके नेचर से एकदम विपरीत थी। कनक ने उसकी बात सुनकर हैरानी का नाटक करते हुए तेज़ आवाज़ में पूछा, डिवोर्स? कब, क्यों, कैसे, कहाँ? तुम्हारी याददाश्त वाकई इतनी ख़राब है या ज़्यादा खुशी में पागल हो चुकी हो? भूल गई मैंने तुम्हें घर से निकलने से पहले डिवोर्स पेपर दिए थे अपनी साइन के साथ, आदित्य ने अब चिढ़ते हुए कहा। वो अब कनक की बेतुकी बातों से थक चुका था। घर से निकलकर वो यहाँ सुकून ढूंढने आया था, लेकिन कनक उसकी तकलीफ़ और बढ़ा रही थी। नहीं बाबा, याददाश्त बिल्कुल ठीक है हमारी, और जो पेपर्स आपने हमें दिए थे वो तो हमने। कनक ने बात अधूरी छोड़ दी। उसे अच्छे से पता था कि आदित्य को अधूरी बातें ज़रा भी पसंद नहीं हैं। फिर भी वो उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने भी तो उसे सच्चाई ना बताकर उसका सब्र आजमाया था। उसे अपने लिए कितना रुलाया था। अब क्या अपनी बातें पूरी करने के लिए टैक्स चाहिए तुम्हें? तुम हमेशा बातों को अधूरा क्यों छोड़ देती हो? आदित्य ने झल्ला कर कहा। उसे कनक की यही एक बात पसंद नहीं आती थी। हमने उन पेपर्स को फाड़ कर फेंक दिया। कनक ने भी उसको चिढ़ते देखा तो उसे और परेशान ना करते हुए सच्चाई बता दी और उसकी बाँह पकड़कर उसके कंधों पर अपना सिर टिका दिया। आदित्य उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत पर चौंक गया। उसने अपने आसपास नज़र घुमाई तो उसे हैरानी हुई। एक दूसरे में उलझे होने की वजह से दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया था कि अचानक से मौसम ख़राब होने लगा था और आसमान में काले बादल घिर आए थे, जिसकी वजह से भीड़ भी धीरे धीरे अब कम होने लगी थी। लेकिन बाकी बचे हुए लोगों की नज़रें उन पर ही थी। उसने अपने आप को कनक की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, अच्छा पेपर्स फाड़ दिए, वो किस खुशी में? आप भी ना कमाल करते हैं मिस्टर मलिक। अब कौन सी लड़की होगी जो मिसेज आदित्य सिंह मलिक बने रहने का मौका इतनी आसानी से जाने देगी? फिर हम ये बेवकूफ़ी क्यों करने लगे? ये पोजीशन हमारी है और हमारी ही रहेगी, कनक ने कहा तो आदित्य हैरानी से उसे देखने लगा। हालांकि कनक की बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई थी। वो सुकून मिल गया था जिसे पाने के लिए वो यहाँ आया था। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, कनक ने शर्माने का नाटक करते हुए गाया तो आदित्य ने अपनी निगाहें उस पर से हटा ली। क्यों रहना है तुम्हें उस इंसान की वाइफ बनकर जिससे तुम्हें इतनी परेशानी है? चली क्यों नहीं गई डिवोर्स लेकर मुझसे दूर? आदित्य ने दूसरी तरफ देखते हुए ही कहा। कनक ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब परेशानी है तो भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्यार भी तो हमें इसी इंसान से है। फिर कैसे आपसे दूर चले जाएं? कनक ने इतने प्यार से कहा कि आदित्य कुछ देर तक खो गया उसकी नीली आंखों में। तभी उसके चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ी तो उसकी तंद्रा टूटी और इसी के साथ उसे कनक का उस पर लगाया इल्ज़ाम याद आ गया, जिसे याद करते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और चेहरे पर गुस्से और दर्द के भाव दिखने लगे। उसने अपनी नज़रें घुमाकर अपना चेहरा हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि कनक ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसे रोक लिया था। आदित्य चौंक गया था उसकी हिम्मत पर। उसने कहा, क्या हरकत है ये? छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ना ही आपको छोड़ने वाले हैं, कनक ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा तो आदित्य ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, पागलपन बंद करो कनक, लोग देख रहे हैं, देखने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कनक ने बेपरवाही से कहा। उसे सच में अब किसी से कुछ भी कहने और सोचने की कोई परवाह नहीं थी। टू बी कंटिन्यूड।